बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस गैनकोलॉजिकल कंडीशन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया इट इज मोस्ट कॉमन menstrual disorder which is faced by mostly females during reproductive life। ये लफ्ज डिसमेनोरिया 3 अल्फाज का मजमुआ है, 3 अल्फाज से मिलकर बना है, जिसमें 2 लफ्ज फिजियोलॉजी के हैं और 1 लफ्ज पैथोलॉजी का है। इन अदर वर्ड्स 2 लफ्ज नॉर्मल हैं और 1 लफ्ज एबनॉर्मेलिटी को शो कर रहा है। लफ्ज मेनोरिया, दिस इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, एक फिजियोलॉजिकल कैफियत को कहते हैं मेनोरिया। मैन जिसको इंग्लिश में हम आदमी कहते हैं, उर्दू में इंग्लिश में उसको हम आदमी को मैन कहते हैं, लेकिन मेडिकल की जुबान में या ग्रीक जुबान में यहाँ पर मैन का मतलब होता है मंथ। मंथ माहाना, महीना, मंथ। और या डिस्चार्ज के लिए या फ्लो के लिए मेडिकल में यूज किया जाता है। डिस्चार्ज के लिए या फ्लो के लिए लफ्ज ओरिया यूज किया जाता है। यूं मेनोरिया का मतलब होता है नॉर्मल मंथली डिस्चार्ज, मंथली फ्लो या मंथली डिस्चार्ज। ये लफ्जी मतलब है लफ्ज मेनोरिया का, जो कि फिजियोलॉजी का लफ्ज है, जो कि नॉर्मल सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है। मेनोरिया उस मेंस्ट्रुअल फ्लो को कहते हैं जो हर फीमेल अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एम फेज के दौरान फेस करती है या एम फेज के दौरान गुजरती है। इसी मेनोरिया के साथ जब लफ्ज डिस लग जाएगा, डिस, डिस हमेशा एबनॉर्मेलिटी को या पैथोलॉजिकल कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है। डिस मेडिकल में जहां भी आता है इसका मतलब डिस्कम्फोर्ट, पेनफुल, जिसको हम कह सकते हैं कि मेलेस, रेस्टलेस, इन तमाम मानों में इस्तेमाल होता है। यानी व्हेन नॉर्मल विल बी चेंज इनटू एबनॉर्मल, जब कोई भी बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म एबनॉर्मल में चेंज हो जाता है तो वहां हम लफ्ज डिस लगा देते हैं। और स्पेशली तकलीफ के लिए, पेन के लिए, दिक्कत के लिए ये लफ्ज यूज किया जाता है। इसलिए डिसमेनोरिया को उर्दू में दिक्कत हैज भी कहा जाता है। डिसफेगिया निगलने में तकलीफ, ये तमाम जो है जहां पर भी लफ्ज डिसयूरिया, पेनफुल मिक्चुरेशन, पेनफुल यूरिनेशन, डिसयूरिया। तो डिस डिस का मतलब ये होता है कि अगले लफ्ज को ये एबनॉर्मल कर देता है, पेनफुल कंडीशन में तब्दील कर देता है। तो अब इस लफ्ज का लफ्जी मतलब हो जाएगा डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया पेनफुल मंथली फ्लो, जिसकी हम सिस्टमेटिक डेफिनेशन ऐसे करेंगे कि इट इज द मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर in which a female feel severe pain during her menstrual phase, जिसमें कोई भी फीमेल अपने menstrual phase यानी एम फेज में यानी ब्रीडिंग फेज के स्टार्ट होने से थोड़ा पहले या ड्यूरिंग द फेज वो अगर पेनफुल कैफियत महसूस करे तो देन इट इज कॉल्ड डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया। अब इस डिसमेनोरिया की 2 टाइप्स हैं। इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड प्राइमरी डिसमेनोरिया
and other is called secondary dysmenorrhea. Primary dysmenorrhea, secondary dysmenorrhea. First of all, being a physician, we have to differentiate between primary dysmenorrhea and secondary dysmenorrhea. प्राइमरी डिस्मेनोरिया वो डिस्मेनोरिया होता है जो कोई भी फीमेल बगैर किसी अंडरलाइंग काज के, बगैर किसी एनाटॉमिकल या माइक्रोस्कोपिक या पैथोलॉजिकल चेंजेस के महसूस कर रही होती है, यानी जिसके पीछे कोई स्पेसिफिक अंडरलाइंग काज नहीं होता, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। जबकि इसके मुकाबले में सेकेंडरी डिस्मेनोरिया वो डिस्मेनोरिया होता है जो जिसके पीछे एक स्पेसिफिक काज, एक अंडरलाइंग काज, एक वाजे वजह पाई जाती है, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। यानी प्राइमरी डिस्मेनोरिया में फीमेल पेन तो महसूस करेगी, लेकिन उसकी पीछे कोई अंडरलाइंग कॉज, उसकी बैकग्राउंड में कोई स्पेसिफिक डिफेक्ट नहीं होगा। मैं थोड़ा इसको और आसान कर दूं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में अगर हम उसके कोई टेस्ट कराते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो तकरीबन नॉर्मल शो होगा, उसमें कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज या माइक्रोस्कोपिक एबनॉर्मेलिटीज नहीं आएगी। जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में एक अंडरलाइंग काज आएगा। मजीद इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया आमतौर पर यंग गर्ल्स में, यंग फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के पहले 2 साल में ज्यादा पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनॉर्की। मेनॉर्की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के तकरीबन जो पहले 2 साल होते हैं, फर्स्ट 2 इयर्स किसी भी गर्ल के, किसी भी फीमेल के प्यूबर्टी के बाद, मेंस्ट्रुएट होने के बाद जो पहले 2 साल होते हैं, उसमें प्राइमरी डिस्मेनोरिया हमें ज्यादा मिलता है। जबकि बाकी रिप्रोडक्टिव लाइफ या फर्टाइल लाइफ ऑफ फीमेल में बिलखुसूस 30 to 40 या 45 ईयर्स एज में, 30 से लेकर आगे मीनोपाज तक, 30 से अबव हमें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया ज्यादा मिलता है। ये रिसर्च का डेटा है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया यंग गर्ल्स में और मेनॉर्की के पहले 2 साल, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया 30 साल या 25 साल के बाद ज्यादा फेस होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कोई अंडरलाइंग काज नहीं होता, जो नॉर्मल केमिकल्स होते हैं, मसलन प्रोस्टाग्लैंडिन्स या नॉर्मल हार्मोन्स, उनकी एक्सेस सेक्रीशन से या सेंसिटिविटी की वजह से जो यूट्रस के मसल्स होते हैं, मायोमीट्रियम होती है, वो एबनॉर्मल कंट्रैक्शंस में चली जाती है। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। अब इसमें जो मायोमीट्रियम है, नाम से जाहिर है दैट इज अ मस्कुलर लेयर, और यूट्रस को कंट्रैक्ट कराने में इसी लेयर का अमल दखल होता है। तो मायोमीट्रियम मसल्स जो हैं वो, जिसे आप कह सकते हैं, एबनॉर्मल कंट्रैक्शन में चले जाएंगे ड्यू टू द प्रोस्टाग्लैंडिन्स और अदर हार्मोन्स। ये स्ट्रेस की वजह से भी हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से भी बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रेस दोनों डिस्मेनोरिया काज करती है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, लेकिन कोई अंडरलाइंग काज हमें प्राइमरी डिस्मेनोरिया में नहीं मिलेगा। कोई वाजे पैथोलॉजिकल चेंजेस, कोई वाजे एनाटॉमिकल माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हमें यहाँ पर नहीं मिलेंगी, लेकिन पेशेंट पेनफुल मेंस्ट्रुएशन में जाएगी। जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में, अच्छा, ये जब यूट्रस के मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो एंडोमेट्रियम को ब्लड सप्लाई मुअत्तल हो जाती है, जिसको हम इस्कीमिया कहते हैं, और फिर एंडोमेट्रियम के टिश्यूज हाइपोक्सिया को फेस करते हैं। ज़ाहिर है, जब उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाती है। हाइपोक्सिया के बाद वो शेडिंग या श्रेडिंग डाउन होना शुरू हो जाते हैं, टूट फूट उनकी ब्रेकेज शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल मटेरियल। यही प्रोसेस जो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है,
इसी में अगर हाइपर सेंसिटिविटी आ जाए, ये जरूरत से ज्यादा एबनॉर्मल तेज हो रहा हो, तो इससे पेशेंट पेन महसूस कर सकती है, बट दैट इज प्राइमरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया। जबकि इसके मुकाबले में जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है उसमें वाजे काज होगा। मसलन हमें अक्सर अल्ट्रासाउंड में देखते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस यानी एंडोमेट्रियम का एबनॉर्मली इनलार्ज ग्रो करना और उसके टिश्यूज का आउटसाइड द यूट्रस ग्रो करना, ये कहलाता है एंडोमेट्रियोसिस। एक होता है एडिनोमायोसिस। एंडोमेट्रियोसिस ये सेकेंडरी एमेनोरिया के मोस्टली काजेज हैं। एंडोमेट्रियोसिस एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस में भी मसल्स ऑफ द यूट्रस के अंदर टिश्यूज की ग्रोथ होती है, लेकिन दैट इज इनसाइड द यूट्रस, दैट इज आउटसाइड द यूट्रस। तीसरा जो है पिछले दिनों हमने पढ़ा था यूट्राइन फाइब्राइड्स। यूट्राइन फाइब्राइड्स जिसको लियोमायोमा भी कहते हैं। लियोमायोमा, लियोमायोमा, यूट्राइन फाइब्राइड्स, यूट्राइन सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, ये तमाम अंडरलाइन काजेज हैं जो सेकेंडरी एमेनोरिया काज करते हैं। यानी जैसे मैंने कहा, मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा, तो प्राइमरी एमेनोरिया में हमें कोई अंडरलाइन काज नहीं मिलता, जबकि फीमेल पेनफुल मेंस्ट्रुएशन फील कर रही होती है। सेकेंडरी एमेनोरिया में हमें वाजे अंडरलाइन काज मिलेगा, फाइब्राइड्स की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, यूट्राइन फाइब्राइड्स की वजह से, लियोमायोमा की वजह से, किसी भी वजह से जो है उसका उसकी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो सकती है। अब इसके बाद इस डिस्मेनोरिया के साथ यानी पेन पेशेंट्स कहाँ महसूस करेगी? मोस्ट प्रोबेबली लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन और बिलखसूस हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में, लोअर एब्डोमेन और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेन महसूस करेगी। और डिस्मेनोरिया में पेन के साथ, पेन विद नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, ये सिम्टम फीमेल को आ सकती है। डिस्मेनोरिया के साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होती हैं, जो एसोसिएटेड कंप्लेंट्स फीमेल महसूस कर रही होती है, वो आमतौर पर नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और हेडेक। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और हेडेक, इनको हम कहते हैं एसोसिएटेड कंप्लेंट्स, यानी जो फीमेल पेन के साथ साथ इन चीजों को भी फील कर रही होती है। अब इसमें बाज़ बात ये भी होता है कि डिस्मेनोरिया को हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में किन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यानी एक तो हम ये डायग्नोस कर रहे हैं कि इसको डिस्मेनोरिया है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या हो सकता है? मेडिकल साइंस में उसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। मसलन जैसे मुझे साइन एंड सिम्टम्स मलेरिया की मिल रही है, मलेरिया की, तो डायग्नोसिस तो मेरी क्लिनिकल डायग्नोसिस मलेरिया हो गई, लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डेंगू भी हो सकता है, कोरोना भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है। ये इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन जाएगी। तो डिस्मेनोरिया की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसको हम बेमहल हमल कहते हैं, यानी प्रेगनेंसी अदर देन द नॉर्मल प्लेस, प्रेगनेंसी अदर देन द यूट्रस इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पूरे पेल्विक रीजन्स में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज फीमेल में, बल्कि मेल में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम फीमेल को कंपेयर कर रहे हैं,
इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, बाज़ों का ब्लेडर के इन्फ्लेमेशन की वजह से भी सिम्टम्स आपस में मिक्स अप हो रही होती हैं। वो डिस्मेनोरिया नहीं होता लेकिन सिस्टाइटिस होता है। जब बाद में हम यूरिन एनालिसिस या बाकी चीजें करते हैं तो हमें पता चलता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या स्पेशली इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लेडर था। तो ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और सिस्टाइटिस। तकरीबन 20 to 90% फीमेल्स अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में डिस्मेनोरिया को फेस करती हैं। और एक रिसर्च डेटा में लिखा हुआ है, पूरी WHO के रिसर्च डेटा में, कि पूरी दुनिया में जो वर्किंग फीमेल्स हैं, यानी या स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज या ऑफिस में वर्किंग फीमेल्स की लीव लेने का जो मोस्ट एबंडेंट काज है, सबसे ज्यादा जो काज है वो डिस्मेनोरिया है। फीमेल के लीव लेने का जो लीव लेने की जो काज है, जो वजह है, ये WHO का रिसर्च डेटा बताता है कि वो सबसे ज्यादा किस वजह से होता है, डिस्मेनोरिया की वजह से। तो ये इसलिए मोस्ट प्रोबेबली बहुत फ्रीक्वेंटली फीमेल इसको रियलाइज कर रही होती हैं। अब इसकी मेडिकेशन, बिलखसूस होम्योपैथिक होलिस्टिक अप्रोच, उसके लिए हम इंशाल्लाह पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अब ये पार्ट 1 में हमने डिस्मेनोरिया का लफ्जी मतलब समझा, डिसमेनोरिया है क्या, इसके काजेस क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। थैंक यू।